हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं कृतिका पाठ 1 इस जल प्रलय में रिपोर्टाज का अध्ययन करेंगे। ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। इसमें बाढ़ग्रस्त इलाकों के बाढ़ की मर्म से वर्णन किया गया है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है, यानी क्षेत्र में है, जहां हर साल पश्चिम, पूरब, दक्षिण, कोशी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित यानी सताए हुए प्राणियों के समूह आकर पनाह यानी शरण लेते हैं। यानी लेखक ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां चारों दिशाओं से बाढ़ से ग्रस्त लोग आकर शरण लेते हैं। सावन भादो वर्षा के 2 महीनों के नाम है। में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती यानी वह जमीन जो जोती या बोई नहीं जाती है, पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड समूह का सिर देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। यानी भयंकरता की बाढ़ कितनी भयंकर आई है। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह में भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अर्थात रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। लेखक 10 वर्ष की उम्र के थे तब से वो स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर के अधिकार से बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्रों में काम करता रहा, समाज सेवा करते रहे। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखने पर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दर्शक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नई पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका है। यानी जब लेखक हाई स्कूल यानी 12वीं में थे तो उन्होंने एक लेख लिखा था बाढ़ के ऊपर, तब उनको प्रथम पुरस्कार पाया था। और वहाँ से लेकर धर्म युग में कथा दर्शक के अंतर्गत उन्होंने कई पाठों को लिखा है, जिसमें जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में और आदि छुटपुर ने छोटे मोटे रिपोर्टाज यानी हिंदी गद्य की रचना शैली है ये, या इसको रिपोर्ट भी कह सकते हैं। के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाएं नष्ट करने का कार्य के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, यानी लिए हुए हैं। यानी लेखक ने जो भी उपन्यास लिखे हैं उसमें बाढ़ द्वारा जो विनाश हुआ है, जो कुछ नष्ट हुआ है, उनका अंकन किया गया, यानी उनको बताया गया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, बसने यानी फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यानी गांव में रहते हुए उन्होंने कभी बाढ़ कैसे आती है, कैसे घर बह जाते हैं, कैसे लोग उसमें फंसते हैं और क्या क्या दुख भोगते हैं, उसका अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया। वह तो पटना शहर के सन 1967 में हुआ था, जब 18 घंटे की अविराम यानी बिना रुके वृष्टि यानी वर्षा के कारण पुनपुन एक नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अतः बाढ़ को मैंने भोगा था शहरी आदमी की हैसियत से। यानी जब पटना में बाढ़ आई थी उस समय लेखक ने बाढ़ का दुख भोगा था, यानी बाढ़ का कैसा संकट है वो लेखक ने भोगा था। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर ऊंचाई जिसमें मनुष्य की छाती डूब जाती है, पानी में डूब गया। हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कापोस की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे किसकी, बाढ़ का पानी आने की। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित यानी डूब हो गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर से गिर गया। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूब गिरछे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने लगे के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले ही नहीं अब तक पानी आ गया होगा। यानी जिस रिक्शे वाले के
बैठ कर जाने लगे तो रिक्शे वाला भी हंसने लगा कि अब कहाँ जाएंगे, अब तो कॉफ़ी हाउस में भी क्या है, पानी भर गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा में बैठ गए। साथ ही नई कविता का एक विशेषज्ञ विशेषता को जानने वाला व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत यानी निरंतर, अनगल बेरोक टोक, अनगढ़ में बेतुकी, गद्यमयी, संवेग तोक्ति यानी अपने आप में कही गई बात से कभी बोर नहीं होते हैं। धन्य ये लेखक जो भी बात कहता है, उनके जो मित्र है वो बिना बोर हुए, बिना कुछ कहे, बिना रोके टोके सुनते रहते हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम यानी एक प्रकार की गाड़ी, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। सब लोगों में उत्सुकता थी पानी देखने की। जिसको जो साधन मिल रहा था वो उस पर बैठकर पानी देखने जा रहा था। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। यानी सब लोगों के मुंह पर पानी की ही बातें थी। सब अपने अपने हिसाब से बता रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया। जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, लेखक और उनके मित्र कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गिरुआ जाग फैन में उजला पानी तेजी से सरकता हुआ आ रहा था, यानी मटमेला पानी सड़क पर बहता हुआ आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत, यानी बाढ़ का विनाशकारी पानी। तरल दूत किसको कहा गया है? विनाशकारी पानी को। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए। सभ्य प्रणाम निवेदन से मैं मुंह से कुछ अस्फुट यानी अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, यानी लेखक भी, रिक्शा वाला तो चाह रहा था कि हम और आगे जाके पानी देखें, लेकिन लेखक घबरा गए उस पानी को देखकर और रिक्शा वाले को आदर भरे प्रार्थना भरे वचनों व स्वरों में कहा, लोटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापन की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी, यानी दिखा रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग लोहे की छड़ी से बना हुआ कटघरा के सारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। रेलिंग बनी हुई थी और उसके सारे लोग खड़े हुए पानी को देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। यानी दशहरा पर जो रामलीला का खेल होता है उसमें राम के रथ की प्रतीक्षा इंतज़ार में जो लोग खड़े रहते हैं उतना ही इस बाढ़ के पानी को देखने के लिए खड़े थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी समृद्धियाँ पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, यानी गांधी मैदान में उत्सव भी होते हैं, सभा होती है, सम्मेलन होते हैं, खेलकूद होता है, आदि यादें धीरे धीरे गेरुए आवरण आच्छादित हो रहा था, यानी धुंधला होता जा रहा था। हरियाली पर स्नेह यानी धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था, यानी पूरी तरह नया था। इसी बीच एक अधेड़ यानी जीवन की आधी अवस्था, मुस्टंड यानी बलवान शरीर वाला और गंवार जोर जोर से बोल उठा, यहाँ जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यह है वह आम आदमी जिसकी खोज में हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती। गोष्ठियाँ यानी विचारों की सभा।
उसके वक्तव्य यानी कथन में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे, यानी फैलाया जा रहा था या बोले जा रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कंठ यानी सुनने की उत्सुकता होकर सुन रहे थे। यानी शाम को जब रेडियो स्टेशन से पटना केंद्र के समाचार प्रसारित हो रहे थे कि पानी कहाँ तक आया है, उसको सुनने के लिए लोग चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, दिल दहलाना या ना भयभीत करने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की छाया यानी भय का चिन्ह प्रकट होने वाली रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा प्रयत्न करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, क्योंकि लेखक क्या था, जहाँ पानी आया उसको देखकर वापस अपने घर की तरफ लौट आए। केवल वो समाचार में ही सुन रहे थे कि पानी कहाँ तक आया है, और उसको सुनकर ही वो घबरा रहे थे। उनके अंदर भय व्याप्त हो रहा था। लेकिन जब वो अपने आसपास के लोगों को हंसते बोलते देखते हैं तो उनकी परेशानी दूर हो जाती है। बल्कि आज तनिक अधिक और उत्साहित थे। हाँ, दुकानों पर थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी आ सकता है। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो में सामान लादे जा रहे थे। खरीदी बिक्री बंद हो चुकी, यानी कोई सामान न तो बेचा जा रहा था और ना ही खरीदा जा रहा था। पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई। आसन्नी पास आया हुआ संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। यानी उनके पास जो संकट आया था, क्या संकट आया था? बाढ़ का। उससे लोग भयभीत नजर नहीं आ रहे थे। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी सूरत मुहर्रमी यानी दुखी नजर आ रही थी। यानी पान वाले के वहाँ जो आईना लगा था उसमें बहुत से लोग खड़े थे। उन लोगों में लेखक ही और उनके मित्र ही, दोनों की शक्लें ही दुखी नज़र आ रही थी। मुझे लगा आप यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ के खड़े लोग किसी भी क्षण ठहाकर हम पर हंस सकते हैं। और लेखक को तब लगा कि हम इतने दुखी नज़र आ रहे हैं कि लोग हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुजदिलों यानी डरपोक का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी, यानी कही जा रही थी कि एक बार डूब ही जाए। धनुषकोटि यानी एक स्थान का नाम है ये, की तरह पटना लापता न हो जाए। सब पाप धुल जाएगा, यानी बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडेर पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यह माकूल यानी सही मौका है। इनकम टैक्स वालों को यानी आयकर विभाग ऐसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसानी से बामाल यानी सामान सहित। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाओं की पूर्वतः यानी पहले के समान बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। आगे जब लेखक ने देखा कि एक मैगजीन कॉर्नर पर पहले के ही समान पत्र पत्रिकाएं पड़ी हुई थी और उसे लगा कि एक सप्ताह की पत्र पत्रिकाएं एक साथ खरीद लूं, क्या पता बाढ़ की क्या स्थिति हो। क्या लूं? हेडली चेस या एक ही सप्ताह के फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाला कोई सचित्र किताब। इन लेखक सोचता है कि मैं यहाँ से क्या क्या खरीदूं। मुझे इस तरह किताबों को उलट पलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र ने विदा होते कहा, पता नहीं कल हम कितनी पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुद्धि लेगा ही नहीं पता करेगा। जब अंत में दोनों मित्र एक दूसरे से अलग हुए, विदा हुए, तो दोनों ने एक ही बात की कि जिसके यहाँ पानी कम आएगा, वो बाढ़ का पानी कम आएगा, वो ज़्यादा बाढ़ के पानी फंसे मित्र की पता करेगा कि वो किस स्थिति में है। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क गाड़ी ने लाउड स्पीकर पर घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलबन के पास कोई आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों पर टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि यानी गूंजती थी।
सिनेमा अथवा लॉटरी के प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त यानी पूरी तरह मस्त जवान रिक्शा चालक है, जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलबन के पास अलाप उठता है, तो सुन मेरे मधुर ए न सुन मोरे मितवा वावाया। मितवा यानी मित्र यानी घना गाने लगता है। गोलबन के पास जनसंपर्क गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि करीब 12 बजे तक लोहानपुरी, यानी वो ऐलान करता है, एक आवाज़ करता है कि हे भाइयों संभावना है कि आज बाढ़ का पानी करीब रात को 12 बजे लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, अतः आप लोग सावधान हो जाओ। यानी प्रतिध्वनि सावधान हो जाओ सावधान हो जाओ। जब रिक्शा वाला एक बार बोल रहा था तो वो ध्वनि बार बार वापस उसको पुनः दोहरा रही थी। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, यानी अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, यानी सिलेंडर भरा है या खाली, उसमें कोई मीटर नहीं लगा कि उसे पता चल जाए कि वो कब तक ख़त्म होगा। लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोलते, किरासन यानी मिट्टी का तेल एक ही है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर नापने का यंत्र की तरह कोई चीज़ होने का ये पता नहीं चलता है कि कब आ धमके। मैंने कहा कि लेखक पत्नी से कहते हैं कि जिस प्रकार सिलेंडर का पता नहीं है कि वो कब ख़त्म हो जाए, उसी प्रकार बाढ़ के पानी का भी पता नहीं है कि वो कब आ जाए। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाने जाने लगा। मेरे फ्लैट के नीचे की दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था। एक अलावे ने जलने की वस्तुओं का ढेर लगाकर सुलगा दी। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगा सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर पुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोरी नवकिशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1.5 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर में पहुँचेगा। लेखक को रात को नींद नहीं आ रही है और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हलचल की आवाज़ कहाँ से आ रही है और पानी राजेंद्र नगर में कब तक पहुँच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं है। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। आकुल प्रतीक्षा यानी व्याकुल भरा इंतजार। दत्त यानी लेखक को बाढ़ के पानी के इंतजार में नींद भी नहीं आ रही है और वो कुछ लिखना चाह रहा है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है। नींद नई स्मृतियाँ आने लगी एक एक करके। स्मृतियाँ नहीं, याद आने लगी चलचित्र की बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर के द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। यानी लेखक को एक एक करके अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। किस समय वो अपने गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में जाते थे। भादुड़ी जी कहती है, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ पर हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियानी गीदड़ तक यहाँ पनाह ले रहे थे। यानी जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। हर प्रकार के आदमी वहाँ मौजूद होते हैं, चाहे जानवर हो इंसान हो, सब वहाँ पर शरण लेने आए होते हैं। भादुड़ी जी की हिदायत, हर नाव पर पगाही गाँव यानी पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाते हैं, कि दवा दिया सलाई की डिबिया किरासन तेल रखना चाहिए। तब उनको भादुड़ी जी की बात याद आ जाती है कि जब बाढ़ आए तो घर में दिया सलाई की डिबिया केरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल रखना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते हैं खाने पीने की चीज़ से पहले पगाही घाव की दवा दिया सलाई की मांग होती है, क्योंकि लोगों के पाँव पानी में रहते रहते क्या हो जाते हैं, उंगलियां सड़ जाती है और तलवों में भी क्या है, घाव हो जाते हैं। तो उस समय लोग एक ही उसकी दवा मांगते हैं। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारी को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी था।
कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। यानी जब 1950 में महानंदा में बाढ़ आई थी तो उस समय हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे और कई बीमार लोगों को नाव में चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। उसमें एक नौजवान था जिसके साथ कुत्ता भी था, वो भी नाव में चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, नहीं घबरा गए और चिल्ला गए, आ रे कुकर, कुकर कुत्ता नहीं, कुकर नहीं, कुकर को भगाओ, कि इसमें कुत्ता आ गया है, इस कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, यानी यदि मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी कैंप में नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। कुत्ता भी यही कहना चाहता था कि ये नहीं जाएगा, मेरा आदमी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी दोनों पत्थर बनाने वाले या जीविका बनाकर जीविका कमाने वाले या अपनी जीवन यापन करने वाले जीविका कमाने वालों में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों का झुलसा कर खा रहे हैं, यानी वहाँ बाढ़ के कारण ऐसी स्थिति हो गई उनके पास खाने की वस्तुएं भी नहीं थी। किसी तरह जी रहे हैं, किंतु टोले यानी बस्ती के पास जहाँ पहुँचे तो ढोलक और मंजीरों की आवाज़ सुनाई दी, यानी संगीत का प्रयोग होने वाले यंत्र ढोलक और मंजीरा पड़ी थी। जाकर देखा तो ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलहावाही एक लोक नृत्य है और नाच हो रहा है, यानी लोग इस परिस्थिति में भी संगीत का प्रयोग करते हुए स्टेज बनाकर नाच रहे हैं। लाल साड़ी पहने काला कलूटा यानी काले रंग का नटुआ नटकलाकार दुल्हने का हाव भाव दिखला रहा है, यानी वह धानी है, घरनी घर छोड़कर मायके भागी जाएगी, यानी पति पत्नी का खेल दिखा रहे हैं। और जो महिला है वो घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला यानी उसका जो पति है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है कि वापस अपनी पत्नी को अपने घर लाइए। एक प्रकार का नाटक वहाँ चल रहा है। इस पद के साथ ही ढोलक पर दूध ताल बजने लगा, धागड़े गिड़ चेके चकधुम चेकेंग चकधुम चकधुम चकधुम, यानी एक तरह का संगीत वहाँ पर बजने लगा। कीचड़ पानी में लथपथ लिपटे हुए भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड पे मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है, यानी उस नाटक को देखकर जो लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं वहाँ पर कीचड़ में सने हुए हैं, उस नाटक को देखकर उनके मुंह पर खिलखिलाहट आने लग जाती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सके क्या। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर था, यानी बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला यानी छोटी नाव बना किसी तरह काम चला रहे थे। वहीं जमींदार लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जिंजीर जल विहार करने निकले थे, यानी एक तरफ तो बाढ़ थी और दूसरी तरफ गांव के जमींदार था, उसका बेटा जो था वो जल विहार करने निकला था। तब गांव के नौजवान मिलकर उसकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई। 1963 में जब पुनपुर में पानी राजेंद्र नगर में घुस आया तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियाँ टोली किसी फिल्म को देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकले। और इसी तरह लेखक को याद आया कि जब 1963 में पुनपुन में पानी राजेंद्र में घुस आया था तो युवक युवतियाँ फिल्म देखकर कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखा अदा कर नेस्कैफे का पाउडर मत रही थी, यानी कॉफ़ी का पाउडर मिला रही थी, एक्सप्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग यानी ध्यान लगाकर कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव फैलाकर बांस की लंगी यानी चप्पू को नाव खे रहा था, यानी उस नाव पे जो भी बैठा हुआ था वो अपनी तरह से अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई पत्रिका पढ़ रहा था, कोई कॉफ़ी बना रहा था, कोई चप्पू चला रहा था। दूसरा वे पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था।
पूरे वॉल्यूम से बजते हुए ट्रांजिस्टर का गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, और वहाँ पर रेडियो बज रहा था और उसमें ये गाना आ रहा था, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलबंद की नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ किनकारियाँ, सीटियाँ, फप्तियों की वर्षा कर दी। और जैसे ही वो नाव हमारे चारों ब्लॉक की छतों पर ब्लॉक की तरफ पहुंची तो वहाँ पर जो लड़के खड़े हुए थे उन्होंने उन पर हंसना शुरू कर दिया और फप्तियों की वर्षा कर दी। इस गोलबंद में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडाकर गूंजती है, इधर उधर से गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन यानी मिलन हुआ, वह बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। चारों ओर से जो बहुत से लोगों की जो ध्वनियाँ किलकारियाँ सुनाई दे रही थी, वो एक ऐसे संगीत को बता रही थी कि ऐसा संगीत किसी भी निर्देशक को बनाना संभव नहीं था। उस फूहड़ यानी असभ्य युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म यानी प्रदर्शन प्रियता तुरंत छूमंतर यानी गायब हो गई, और युवतियों के रंग लाल लाल होठों और गाल काले पड़ गए, यानी प्रदर्शन का भाव नष्ट हो गया, यानी जो वो बता रही थी वो सब भाव नष्ट हो गया। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर यानी बोल रहा था। नैया तोरी मझधार यानी बीच धारा में, होशियार यानी ट्रांजिस्टर में एक ही गाना बन रहा, रेडियो में एक ही गाना बज रहा था कि तेरी नैया क्या है बीच धारा में फंस गई है, तू होशियार हो जा। काहो राम सिंगार पनिया आ रही हो कि पानी आ रहा है, उहू न आ रही हो, इधर नहीं आ रहा है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया लगता है, कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक पानी था आकर रुक गया, अथवा तटबंध यानी बाढ़ का पानी रोकने के लिए बनाया गया बंद। लड़ते हुए इंजीनियर भी जीत हो गई, यानी जो इंजीनियर थे उस पानी को रोकने के लिए लगे हुए थे। तो लेखक ये सोच रहा है कि 2:30 बजने के बाद भी जब पानी नहीं आया है तो ये हो सकता है कि इंजीनियरों ने जो बांध बनाया है वो उसमें सफल हो गए हैं, उनकी जीत हो गई है, या ऐसी कोई देवी चमत्कार हो गया है। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों में प्राय सभी फ्लैटों में रोशनी जल रही थी, बुझ रही थी, सभी जगे हुए थे, यानी जो फ्लैट वाले लोग थे उनकी आंखों में अभी भी नींद नहीं थी, सभी पानी का इंतज़ार कर रहे थे। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन कर रहे थे, यानी जो कुत्ते थे वो भी एक साथ रो रहे थे, और उनमें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा रही थी। चौप यानी चुप हो जाओ। मुझे अचानक अपने उन मित्रों के स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड अथा यानी बहुत अधिक जल से घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे, यानी उनके मिलने वाले जो लोग थे उन कॉलोनियों में घिरे हुए हैं। किस हाल में है वे? शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोगा इन टेलीफोन यंत्र का रिसीवर उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, यानी नंबर लगाते रहे। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए संभव नहीं था, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। नहीं, फिर स्मृतियों की जगाऊं यानी यादों को जगाऊं। यह अच्छा पिछला साल अगस्त के नरपतगंज थाना चकरदाह गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसव हुआ, ऐसी स्त्री जिसकी आजकल में बच्चा होने वाला हो, हमारी और गाय की तरफ टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी यादें नहीं, बेहतर है आंखें मूंदकर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड। लेखक सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उसने कुछ लिखना चाहा लेकिन क्या लिखे ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। झुंड, किंतु सभी उजड़े भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता और मुंदता यानी बंद करता। काले को उजला करना चाहता था। भेड़ों का झुंड भूरे हो जाते। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले गेहूं रंग के भेड़। ओई धोखा, ऐसे कैसे जंग जोड़ना, यानी जोर से हिलाकर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, यानी किसी ने आवाज़ लगाई हो और जैसे मुझे जोर से हिलाया हो कि पानी आ गया है, पानी आ गया है। हो राम सिंगार, हो मोहन,
रामचंद्र, अरे हो, यानी सब एक दूसरे को बुलाकर ये बता रहे हैं कि पानी अब आ गया है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाने के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा, और जैसे ही लेखक ने आंखें खोलकर देखा तो पश्चिम की ओर से वैसे ही शक्ल का झाग वाला पानी मटमैले कलर का कॉफ़ी हाउस के पास देखा था, वही पानी इधर आ रहा है। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोर करता हुआ बच्चों का एक दल इधर उधर पश्चिम दिशा के कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आके बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं। यानी वो पानी जैसे से हिलोरे मारता हुआ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चों का एक दल उनके साथ चल रहा था, उस पानी में कूद रहा था। नहीं नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, रुकावट है, इसलिए पानी में उछल उछल नहीं उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी पिछवाड़े पानी का पहला रेला आया, यानी पानी आगे आगे बढ़ रहा है। ब्लॉक नंबर 4 में नीचे सेठ की दुकान है, बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलवड़, चीख पुकार, पानी का कलरव, पानी की आवाज़, रव यानी ध्वनि, लहरों का नर्तन यानी नृत्य करता हुआ। सामने फुटपाथ का पानी कर अब पानी, यानी पानी बहुत तेज़ी से आ रहा था और पानी की आवाज़ के साथ लोगों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें नृत्य कर रही है। और पानी फुटपाथ को पार कर अब पानी पिछवाड़े यानी पीछे के भाग में सशक्त यानी तेज गति से बहने लगा। गोलबन के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा था। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। चढ़ रहा है, करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं है, गंगा जी का है, आगे लो, यानी सब अपनी अपनी बातें करें। पानी का बहाव भी बढ़ रहा था और लोगों की बातें भी बढ़ रही थी। सामने की दीवार की ईंट जलती डूबती जा रही थी। बिजली खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः टूटता जा रहा था, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा यानी चलता फिरता दृश्यों को अंकन करने वाला होता तो एक टेप रिकॉर्डर होता, तो ये सब दृश्य मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता। बाहर तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी इस तरह आना कभी नहीं देखा। ये लेखक ने बाहर तो बहुत सी देखी है, लेकिन इस तरह पानी को अपने सामने आना पहली बार ही देखा है। अच्छा हुआ जो रात को नहीं आया, वरना लेखक रात को पानी नहीं देख सकता, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोलबाग पानी में डूब गया। हरियाली लुप्त हो गई यानी गायब हो गई, क्योंकि पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग का भेड़ों का झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई, यानी एक एक करके सब कुछ पानी के साथ लुप्त होता जा रहा था। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होती तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। यानी लेखक सोच रहा था कि अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं उस ये सब दृश्य में अपने कैमरे में रिकॉर्ड देख कर लेता, और टेप रिकॉर्डर होती तो ये आवाज़ भी उसमें रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन लेखक के पास कुछ नहीं था कि वो बाढ़ के इन दृश्यों को अपने पास कैद करके रख सके। इस पाठ को समझते हुए इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करें। प्रश्न 1, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह तैयारी करने लगे। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक को क्यों उत्सुक था। प्रश्न नंबर 3, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावना व्यक्त होती है। और प्रश्न नंबर 4, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है।